नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज बात महंगाई की। कमर तोड़ महंगाई की मार से हर कोई त्रस्त है। एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं, तो दूसरी ओर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी ने महंगाई का तड़का लगाया हुआ है। रोजमर्रा के सामानों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। दिलचस्प यह है कि इस बार महंगाई की वजह सबको मालूम है, मगर इससे बचने का रास्ता नहीं सूझ रहा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई पर लगाम लगे तो लगे कैसे। चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ...2010 में आई फिल्म पीपली लाइव का ये गाना महंगाई के इस दौर में बिल्कुल सटीक बैठता है। महंगाई की चौतरफा मार है। पेट्रोल और डीजल के दाम 22 मार्च से बढ़ना शुरू हुए तो रूस यूक्रेन जंग की तरह रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब तो सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले बात पेट्रोल डीजल की करते हैं। पिछले 16 दिनों में इनके दाम 14 बार बढ़े हैं और अब तक इनकी कीमतों में 10 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। अभी इसमें कम से कम 5 रुपए और बढ़ोतरी की आशंका बनी हुई है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 105 के पार और डीजल 96.5 रुपए के पार है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 120 के पार और डीजल 105 का आंकड़ा छूने को बेकरार है। दिल्ली में सीएनजी 2.5 रुपया और मुंबई में 7 रुपए प्रति किलो महंगी हुई है। गैस की कीमतों के बढ़ने से ऑटो और टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। जबकि कार्गो सर्विस की बात करें तो दिल्ली मुंबई ट्रक के किराए में पिछले महीने के मुकाबले अभी तक 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब रसोई के बजट पर महंगाई की पड़ती मार की बात करते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत भी हजारी बनने के कगार पर है। 22 मार्च को इसकी कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि 6 अक्टूबर 2021 से इसकी कीमतें नहीं बढ़ी थीं। फिलहाल दिल्ली में घरेलू रसोई गैस की मौजूदा कीमत 950 के करीब है। वहीं 1 अप्रैल को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में भी 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। मुंबई की बात करें तो यहाँ पाइप गैस यानी पीएनजी 5 रुपए महंगी हुई। बात रोजमर्रा के सामानों की करें तो 1 महीने के अंदर दूध की कीमतों में 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सब्जियों की बात करें तो ये बहुत महंगी नहीं हुई हैं। आलू प्याज 30 रुपए के करीब है तो टमाटर और करेला 40 के भाव पर। हाँ, नींबू के दाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बाजार में इसका भाव 300 से 350 रुपए प्रति किलो है। वहीं नवरात्र और रमजान के चलते फलों की कीमतें जरूर बढ़ी हुई हैं। सेब 150 से 200 रुपए प्रति किलो, पपीता 60 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं अंगूर 100 से 120 रुपए प्रति किलो है। आने वाले दिनों में महंगाई से राहत की कोई उम्मीद न रखिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी और बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर माल ढुलाई से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए महंगाई पर कर लेते हैं चर्चा और इसके लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं अदिति नायर जी, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईसीआरए से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं कुमार राजगोपालन सर, जो कि सीईओ हैं रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। राजगोपालन सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर आपका। हमारे साथ हैं एसपी सिंह, जो कि सीनियर फेलो हैं आईएफटीआरटी यानी कि इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसपी सिंह हमारे शो पर। एसपी सिंह सर, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। आपके जरिए कुछ डेटा हमारी टीम को पहुंचे थे और वो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के साथ भी साझा करें। ये जो महंगाई की मार पड़ी है, इससे ट्रांसपोर्टेशन पर कितना इंपैक्ट आया है, कितना प्रेशर आया है, और उस प्रेशर को फिर पास ऑन होने के बाद एक कंज्यूमर पर कितना असर पड़ रहा है, अगर आप फैक्ट्स एंड डेटा के साथ हमें बता सकें एसपी सिंह सर। ऐसा है कि डीजल के दाम 4 नवंबर को सरकार ने इलेक्शंस आने की वजह से रोक दिए थे और ये 22 मार्च तक डीजल के दाम बढ़े नहीं थे। लेकिन इस दौरान भी ट्रक के भाड़े बढ़ते रहे हैं। तो उसका कारण यह है कि अब 22 मार्च को जब सरकार ने रोज़ 70-80 पैसे रोज़ बढ़ाना शुरू किया, तो पिछले 14 दिनों में 10 रुपये 41 पैसे डीजल के दाम बढ़ गए हैं। अब इस सारे का टोटल असर ये हो रहा है कि लंबे रूट के ऊपर जहाँ पे एसेंशियल आइटम्स और दवाइयाँ और रॉ मटेरियल मूव करता है, वो सारे रूट के ऊपर किराए जो हैं करीबन 6 से 7% बढ़ गए हैं।
जो कि 31 मार्च तक 4 से 5% बढ़े थे। उसके बाद जो डीजल का दाम बढ़ा है तो उसके बाद और बढ़ते जा रहे हैं। और ट्रक वाला कोई अपनी जेब से तो दे नहीं सकता है, उसको पास करना है। उससे ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली तारीख को गाड़ियों के दाम बढ़ गए हैं, टोल बढ़ गया है, टायर के दाम बढ़ गए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीजल के दाम बढ़े हैं, गाड़ी चलाने के और भी जितने भी सामान इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पेयर पार्ट्स के दाम हैं, सबके दाम 1 अप्रैल से बढ़ गए हैं। तो हमें लगता है कि ट्रक के भाड़े और बढ़ते जाएंगे। और उधर से क्या है कि इंटरनेशनल प्राइस रॉ मटेरियल के सब चीज़ों के बढ़े हैं, तो फिनिश प्रोडक्ट के दाम पिछले 3-4 महीने से बढ़ते ही आ रहे थे। तो आप लोगों ने बढ़ा दिए सर? है वो सिर्फ आप लोगों ने, आपका मैं ट्रक रूट के डेटा देख रहा था, आप लोगों के मैं ट्रक रूट के डेटा देख रहा था, दिल्ली मुंबई टू दिल्ली 2800 किलोमीटर आप लोगों ने 5% बढ़ा दिया है, दिल्ली से नागपुर फिर दिल्ली, फिर आपने 4% बढ़ाया, इसी तरह से 5% 4% में देख रहा हूं, तो 4 से 5% का इजाफा आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन में कर दिया है। इससे ज्यादा पिछले 3-4 दिन में और इजाफा हो चुका है 2%। तो आप लोग कितना और करेंगे अभी? ये तो 31 मार्च तक का था डाटा। ब्रेक इवन पर आने के लिए आप कितना और करेंगे? नहीं, ये जैसे जैसे दबाव आता जाएगा ट्रक वाले इसका अपना दाम बढ़ाते जाएंगे। इसके लिए कोई पहले से तो तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 रुपए का जैसे आपने कहा है कि गुंजाइश है अभी सरकार को बढ़ाने की, और सरकार के पास एक ही रास्ता है कि वो या तो ड्यूटी और टैक्स घटा दे, नहीं वो तब जाके इसको बिल्कुल सर सरकार के पास तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सरकार के पास जो रास्ते थे उनको तो अभी ओपन करना में दिलचस्पी दिखा नहीं रही है। हम सरकार की बात बाद में करेंगे। कोई आइडिया सर आप लोगों को कि इसका कंज्यूमर पर कितना असर पड़ सकता है? आपका कोई अनुमान है या आप लोगों का अनुभव क्या कहता है? आप लोग अगर 4-5% बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी और बढ़ेगा, तो फिर आम जो जरूरत की चीजें हैं जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई हैं उनमें कितना इजाफा होगा सर? इसका कोई आकलन अगर आपके पास है? देखिए, जो रोड ट्रांसपोर्ट है ये पूरी कॉस्ट जो होती है ना, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होती है, जैसे सीमेंट बनता है तो सीमेंट का 15% जो कॉस्ट है वो ट्रक भाड़ा है। किसी की जो टीवी और फ्रिज हैं इनका जो 25% का जो कॉस्ट है वो ट्रक भाड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है। इसी तरीके से जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, इनके ऊपर तकरीबन जाके 9 से 10% असर पड़ता है ट्रक भाड़े का, जैसे डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये है कि अलग अलग चीजों पे 10% से लेके 30% तक का असर पड़ता है। एग्जैक्टली सर, ट्रक भाड़े के बढ़ने का। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही डेटा का, हम लोगों का भी यही अनुमान है। 10 से 20% तक आम आदमी की जरूरत की चीजों के दाम बीते कुछ दिनों में बढ़ चुके हैं। अब 10 से 20% का मतलब आप समझ लीजिए कि एक आम आदमी के लिए 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए का भार पड़ रहा है। वो कहां से लाएगा इसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है। ये आगे चलकर इकोनॉमी पर क्या असर डालेगा इस पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं राजगोपालन सर के पास आना चाहूंगा। सर, हर तरह का रिटेलर भी परेशान है, हर तरह का रिटेलर आपसे जुड़ा हुआ है सर, जूते चप्पल से लेकर राशन वाला तक, हर तरह के रिटेल में आप लोगों का क्या अनुमान है? एक आम आदमी के लिए ये महंगाई कहां तक पहुंच रही है, रिटेलर के हिसाब से, फिर आम कंज्यूमर के हिसाब से? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़े दिनों बाद अब ऐसा मौसम है, ऐसा माहौल है कि महामारी से हम कुछ बच के निकले हैं। तो रिटेलर्स का तो ऐसा अंदाजा था कि शायद अपना जो बिजनेस है वो बढ़ेगा और चीजों में बिक्री ज्यादा होगी। अब ये देखा गया है कि तकरीबन सभी आइटम्स में जो है इन्फ्लेशन आ गया है। अब आप साहब ने बताया ही है कि अभी खाने पीने के आइटम्स जो हैं उसमें तकरीबन 10 से 12% भाव बढ़ गए हैं। कपड़ों के भाव तो पहले से बढ़े हुए थे करीब 8 महीने से, क्योंकि उनके जितने भी इनपुट थे, जितने भी इनपुट कॉस्ट थे, वो तो तकरीबन 30% बढ़ गया था उनके लिए, और रिटेलर्स के पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा था। तो करीब 10 से लेकर के 20% तक का जो है कपड़ों में भाव बढ़ गया था। बिल्कुल, आपने चिट्ठी भी लिखी थी सरकार को, पहले बताया भी था, हम लोगों ने उस पर बात भी की थी। एग्जैक्टली सर, यस सर, प्लीज गो अहेड। तो कपड़ों के भाव तो बढ़ ही गए थे। अब जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम भी जो है एक एसेंशियल आइटम्स हो चुके हैं, क्योंकि लोग अभी भी जो है
कुछ काम तो घर पे करते हैं, कुछ काम ऑफिस में करते हैं, और उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत जरूरी है। अब काफी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी जो है भाव बढ़ गया है, तकरीबन 12 से 15%, क्योंकि उनके इनपुट कॉस्ट बढ़ गए हैं, चिप्स का शॉर्टेज हो गया है, और इंपोर्ट्स में भी काफी कुछ कठिनाइयां आ गई हैं। तो और प्लस उस पे जो है उसके भी ट्रांसपोर्टेशन के कंपोनेंट्स काफी हैं, तो इस वजह से जो है वहां पर भी जो है एक प्रॉब्लम्स आ गया है। आप बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाएंगे तो फिर आपका एलपीजी का भाव बढ़ गया है, तो वहां पर भी जो है आप भाव ज्यादा करते हुए देखेंगे। तो इस हिसाब से जो है, जो आम आदमी के लिए जहां भी अगर वो खाना खा रहे हो, या तो कपड़े पहनते हो, या जूते चप्पल खरीद रहे हो, या फिर कुछ भी इवन चश्मा खरीदते हो, वहां भी जो है मेटल्स का भाव बढ़ गया है। तो हर चीज में जो है अब महंगाई तो दिख रहा है। एक बात है कि हम महामारी से बाहर आ गए हैं, लोग अभी कंजप्शन करना चाहते हैं, काफी जो है त्योहारें भी मनाए जा रहे हैं, शादियां भी हो रही हैं, तो उसके लिए कुछ तो खरीदी करेंगे ही, लेकिन कुछ हद के बाद कस्टमर जरूर सोचेंगे कि क्या मुझे खरीदना है क्या। तो हमने ये देखा है कि हमारा जो वैल्यू इंक्रीज है वो पिछले महीने फरवरी में जो है करीब 6% वैल्यू इंक्रीज था टोटल सेल्स में, लेकिन उसमें जो हम अगर उसका इन्फ्लेशन कॉस्ट निकाल दें तो शायद 4% क्वांटिटी डिक्रीज था पिछले महीने में भी। तो इस हिसाब से जो है तो सेल बढ़ गई। इसको मैं थोड़ा सा चाहूंगा सर आप ढंग से थोड़ा सा इलैबोरेट करें, यानी कि आप कह रहे हैं कि सेल्स बढ़ी 6%, लेकिन इन्फ्लेशन का अगर आप घाटा उसमें जोड़ देंगे तो 4% वो घट गया, तो कुल मिला के आपका सेल्स का जो मार्जिन आ रहा है वो 2% के आसपास। कि क्वांटिटीज कम हो गए ना, क्वांटिटी कम हो गए, लेकिन उनका जो इन्फ्लेशन था वो तो था ही। तो 10% इन्फ्लेशन था, तो 6% अगर हमने ज्यादा सेल्स किया हुआ है वैल्यू के हिसाब से, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से, तो 4% कम हो गया ना उसमें। बिल्कुल, तो ये हो रहा है। तो हमने ये देखा है कि क्वांटिटेटिव इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल इंक्रीज दिख रहा है, क्योंकि कुछ पैसा ज्यादा मिल रहा है उसमें, लेकिन मार्जिन कम हो गए, क्योंकि कुछ जो है रिटेलर्स अपना मार्जिन में कमती कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है नहीं तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट रखा सर, क्योंकि ना हर कोई देख रहा है। आपने सही कहा कि डिमांड में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, लग रहा है कि लोग तो खरीदारी कर रहे हैं, शादियों का सीजन, त्योहारों का सीजन, ये बम्पर सेल वो बम्पर सेल, लेकिन उसमें जो मार्जिन एक रिटेलर को बचना चाहिए वो कितना कम हो गया है, उस अनुपात में वो बढ़ा नहीं है। ये आगे चलकर एक प्रेशर पॉइंट, एक पेन पॉइंट बनेगा, और इसका इकोनॉमी पर क्या कोई असर पड़ेगा, इसके लिए चलते हैं अदिति नायर मैम के पास। मैम देखिए, हम बात ही कर रहे हैं सप्लाई साइड कि ये महंगाई नहीं है, जैसा कि हम पहले सोचते थे कि सप्लाई की प्रॉब्लम आ गई, क्रंच हो गया तो वो उसकी वजह से महंगाई होगी। दिख रहा है कि ये सप्लाई साइड की महंगाई नहीं है, डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि हम इस पर बातचीत कर ही रहे हैं। तो ये जो महंगाई है इसके कारण हम सबके सामने हैं। तेल की महंगाई, मेटल महंगा हो गया, युद्ध की वजह से गेहूं, चावल, मक्का सब महंगा हो रखा है। अब ये जो इकोनॉमी पर इसका असर होगा मैम, वो किस तरह का होगा, और बचने का क्या कोई उपाय, कोई विंडो आप देखती हैं? थैंक यू। देखिए, ये सप्लाई साइड इन्फ्लेशन ही है, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सप्लाई डिसरप्शन है चाइना में से। तो जो अभी फंडामेंटल जो ड्राइव कर रहे हैं इन्फ्लेशन को ग्लोबली और इंडिया में भी, मैं तो उसको सप्लाई साइड ही कैरेक्टराइज करूंगी। ओके। और जिस तरह से हमारा दो अलग टाइप के जो महंगाई आंकड़े आते हैं, एक तो WPI इन्फ्लेशन होती है, उसमें तो जो भी इम्पोर्ट्स, जो लैंडेड प्राइस है इम्पोर्ट्स है, वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाती है। CPI इन्फ्लेशन में 3 चीजें हैं जो बहुत अहम है, जो बहुत क्विकली ट्रांसमिट होंगी। एक तो फ्यूल प्राइसेस, हम सब उसकी बात ऑलरेडी कर ही रहे हैं। एक है एडिबल ऑयल, और एक है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड डायरेक्टली CPI में आता है, बाकी मेटल्स नहीं आते, लेकिन उनका आउटपुट प्राइसेस में जैसे जैसे इम्पैक्ट आएगा तो वो भी आगे CPI इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे। अब मैं डिमांड की थोड़ी बात करूंगी। डिमांड देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा टेक अवे था थर्ड वेव से, वो ये था कि थर्ड वेव ने कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा हिट नहीं किया, और अब जाके थर्ड वेव बिल्कुल सेटल हो गई है, लोग वापस ऑफिस जा रहे हैं, लोग वापस स्कूल जा रहे हैं, तो जो बिहेवियर है वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं। और ये एक ब्रॉडली बहुत पॉजिटिव सिचुएशन होती अगर कमोडिटी प्राइसेस इस तरह से ऊपर नहीं उछली होती रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। नाउ कमिंग टू द आउटपुट, आई एग्री कि अभी त्योहार भी मन रहे हैं और अभी शादियां भी हो रही हैं, क्योंकि बहुत अरसे के बाद कंफर्टेबली लोग इन सब पे लोगों को बुला सकते हैं। तो वो एक टेम्पररी डिमांड है जो डेफिनेटली हमें दिख रही है। लेकिन आगे जाके जो इमीडिएट हिट जो होता है हाउस होल्ड के बजट पे, जैसे हम बात कर रहे हैं फ्यूल्स के दाम और जो स्पेसिफिक कमोडिटीज के दाम, जैसे कि एडिबल ऑयल्स,
तो इस वजह से थोड़ा तो जो लोअर टू मिड इनकम ग्रुप है वहां पे थोड़ा सा बाकी गुड्स के लिए डिमांड में हमें लगता है कि ग्रोथ काफी कंस्ट्रेंड होगी। गवर्नमेंट ने एक मैम बहुत अच्छी सॉरी मैं चीज आपको ये टोक रहा करी है हूँ, कि फूड आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हैं, लेकिन आपने कहा कि आगे चलकर, अब हमारे दर्शक यही पूछना चाह रहे हैं आगे चलकर। अभी तो लग रहा है कि जो शॉक लगा है तो दर्शकों का जो डिमांड साइड का जो शॉक एब्जॉर्बर है वो बचा ले रहा है, तो लोगों को बहुत ज्यादा झटका नहीं लग रहा है क्योंकि अभी लेना है, खरीदारी करनी है। लेकिन ये झटका कब महसूस होगा आगे चलकर? आपने बोला कितना आगे चलकर, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, कोई आकलन मैम? What I'm trying to say is that एक तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से फ्री फूड प्रोग्राम की एक्सटेंशन 6 महीने के लिए कर दी है, तो वो हाउस होल्ड बजट को थोड़ा सा बफर कर देगा लोअर टू मिड इनकम ग्रुप्स के लिए। लेकिन जो हमने डिमांड ग्रोथ एक्सपेक्ट करी थी कि FY23 में आएगी, अब हमने उसके अनुमान को घटा दिया है क्योंकि डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रेस तो हाउस होल्ड बजट पे आएगा ही आएगा। दूसरी बात यह है, अगर आप मिड टू हायर इनकम सेगमेंट्स की तरफ देखते हैं, वहां पे 2 साल के पैंडेमिक के बाद हमें ये लगता है कि अब फोकस स्पेंडिंग का होगा सर्विसेज पे, ना कि गुड्स पे। तो जैसे अब समर हॉलिडेज आ रही हैं, तो मेरा तो यही एक्सपेक्टेशन है कि मिड टू हायर इनकम सेगमेंट में लोग प्रायोरिटाइज करेंगे कि छुट्टी ले लें, या मे बी मॉल चले जाएं, या मूवी हॉल चले जाएं, रेस्टोरेंट चले जाएं। जो चीजें वो 2 साल में पैंडेमिक में अवॉइड कर रहे थे, वहां पे ज्यादा होटल्स, खर्चा आपने होगा। बिल्कुल सही कहा मैम, और होटल्स फुल है। आप देखिए जितने भी होटल्स हैं उनके दामों में आप इजाफा, हमारी संवाददाता एकता सूरी उन्होंने रिपोर्ट फाइल की है, 10,000 का होटल 30-30 हजार रुपए में मिल रहा है। डिमांड इतनी है, लोग घूमना निकलना चाहते हैं सब जगह ये। लेकिन ये जैसा कि हमको समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं। अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो आगे चलकर परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए क्या सरकार तैयार है? कोई होमवर्क किया गया है? ये आकलन सरकार की ओर से है? क्या सरकार की ओर से ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, या आगे जोर का झटका जोर से लगने वाला है? इस पर करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन व माइग्रेन से मुक्ति तथा स्मरण शक्ति की वृद्धि के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है मेधावटी। रंग रंगीलो मोरो बालम आज मोरे घर आयो रे, तपती धूप में जैसे ठंड। Exceptional airflow and powerful cooling with the new tropical innovation inverter series from General, the Extreme Machine. एक और प्रमोशन देखना, तेरा भाई कंपनी का CEO बन के दिखाएगा। कंपनीज के CEO तेरे भाई के लिए काम करते हैं। अब स्टॉक्स में खरीदिए अपने फेवरेट कंपनीज के स्टॉक्स, उनमें शेयर होल्डर बनिए और उनको अपने लिए काम पर लगाइए। इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो पैंडेमिक के बाद आपने देखा कि ओपन अप होने के बाद जो है इकोनॉमी और डिमांड ऐसे चल रही थी, यानी कि अपवर्ड्स डायरेक्शन में। लेकिन जो महंगाई है वो ढलान पर है और ऐसा लग रहा है कि चलते चलते उसका ब्रेक फेल हो गया है। रोकने वाला कोई नहीं है, आगे कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है। स्पीड ब्रेकर होगा, बहुत तेजी से गाड़ी आ रही है, ऐसा ना हो पलट जाए। तो इसलिए बहुत सोच संभल के चलना होगा हर किसी को, क्योंकि महंगाई का ब्रेक फेल हो चुका है। इस पर कर रहे हैं हम आज चर्चा। एसपी सिंह सर, मैं आपके पास फिर से आना चाहूंगा। अब क्या करें सर, अब वे फॉरवर्ड क्या है? सरकार को क्या करना चाहिए जो सबका भला हो? नहीं, सरकार के पास देखो जितने भी लोग हैं वो सरकार की तरफ ही देखेंगे बिल्कुल कि सरकार इस महंगाई को कैसे कंट्रोल करे। सबसे बड़ी बात यह है कि जीएसटी की कलेक्शन 1,41,000 करोड़ हुआ है, जो 2017 से लेके अब तक का रिकॉर्ड है। कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो है, इनकम टैक्स वगैरह की कलेक्शन, सब कलेक्शंस बढ़ रही हैं। तो सरकार के पास रेवेन्यू इतना ज़्यादा आ रहा है, तो उसका एक उपाय है कि डीजल के ऊपर जो टैक्सेस हैं और ड्यूटीज़ हैं, जो वैट है, वो इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कम करें।
अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले यहाँ बॉम्बे में उन्होंने सीएनजी के दाम कम कर दिए हैं, वैट 3% कर दिया है, जिससे 5 रुपए किलो सीएनजी को सस्ता किया है। पर सर सरकार तो कह रही है जो दाम बढ़ा रही है गैस सिंह सर, लेकिन सरकार तो कह रही है कि आप विदेशों में देखिए, वहां पर तो 50-50 रुपए 60-60 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। यहाँ तो फिर भी गनीमत है कि अभी 15-20 तक ही पहुंचे हैं। सरकार तो ऐसे ऐसे तर्क दे रही है, हमने तो फिर भी अपने आप को संभाला हुआ है। तब क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि सरकार कितनी भी जिम्मेदारी से काम कर रही हो, सरकार को देखना है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है और दूसरे देश की आर्थिक स्थिति में फर्क है। अभी आप बता रहे थे कि इटली में, स्विट्जरलैंड में, न्यूजीलैंड, स्पेन में मुफ्त में घर देने को तैयार हैं। ये अभी आपके एक पहला प्रोग्राम आ रहा था। तो ये हर देश की स्थिति को दूसरे देश की स्थिति से कंपेयर किया नहीं जाता। अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, उनके वो अमीर देश हैं, जर्मनी अमीर देश है, स्विट्जरलैंड अमीर देश है, वो किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं और कितना बढ़ाते हैं, कितना लोग झेल लेते हैं, वो उसका कंपैरिजन करना अनफेयर है। और ये इससे सरकार अपनी जिम्मेदारी से नटने की बात कर रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन टैक्सेस घटाने चाहिए, यही एक सीधा साधा उपाय है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो वक्त आ चुका है, हालांकि ये वक्त बहुत पहले आ चुका था, लेकिन सरकार अन्य अन्य कारणों से वो फैसले तक नहीं पहुंच पाई। उसके पीछे कई कारण हैं, उन पर न जाते हुए राजगोपालन सर, अब आप समय समय पर जो है ना सरकार को चिट्ठियां लिख देते हैं कि जैसे टेक्सटाइल के वक्त, उससे पहले भी आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने जब शादियां हो रही थी 25 लाख के आसपास, उस समय भी आप कुल मिला के आप बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन रखते हैं सरकार के साथ, और सरकार आई एम श्योर आप लोगों की बात सुनती भी है। अब सरकार कंफर्ट जोन में बैठी हुई लगती है, महंगाई बढ़ रही है, जैसा कि बता रहे हैं कि अभी इमीडिएटली उसका झटके का पता नहीं चल रहा है, लेकिन आगे पता चलेगा। कोई चिट्ठी, कोई संवाद अगर आप सरकार से स्थापित करना चाहें इस वक्त, तो क्या हिदायत देंगे सरकार को? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं समझता हूं कि सरकार कंफर्ट जोन में बैठी है। सरकार बिल्कुल जानती है कि इन्फ्लेशन ट्रेंड है और इन्फ्लेशन से बचना चाहिए। उनको ये भी पता है कि आजू बाजू के जितने मुल्क हैं उनमें क्या हाल हो रहा है, वो भी जानते हैं। श्रीलंका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये भी समझते हैं। और जैसे सिंह साहब ने भी बताया, हमें सिर्फ वेस्टर्न कंट्री की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें इर्द गिर्द भी देखना चाहिए। और सरकार देख भी रही है, हम ये समझते हैं कि सरकार देख रहे हैं। हमारा सोच ये है कि इससे जो है एक सामना करने के लिए सभी को कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। कुछ और जो है सरकार को कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जैसे मैं कंज्यूमर के लिए प्राइस के लिए बात कर रहा हूं कि कंज्यूमर के प्राइस अगर ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो सरकार को अपनी ओर से जो है टैक्सेस, भले वो सेंट्रल हो या स्टेट सरकार हो, दोनों मिलकर के कुछ काम करेंगे तब जाके काम होगा उसमें। और फिर बाद में जो है मैन्युफैक्चरर्स को इसमें जो है अपने ओर से कुछ मार्जिन कम करने पड़ेंगे, रिटेलर्स को तो कम करना ही पड़ेगा। इस हिसाब से जो है कंज्यूमर का प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं। और ट्रांसपोर्टेशन में तो हमें पता है बहुत ज्यादा गुंजाइश तो है ही नहीं। तो इस हिसाब से जो है सबको एक अपना एक साथ में काम करेंगे तब होगा। इसमें सबसे अहम बात यह है कि एक बार भाव बढ़ गया, कंज्यूमर्स के लिए कुछ एक चीज का प्राइस बढ़ गया, उसके बाद उसको घटाना बहुत मुश्किल है। यस सर, यस सर। ये और मैं कैटेगोरिकली बताता हूं। अभी मैं कुछ अपने दर्शकों को 2-3 चीजें उनको याद दिलाना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि चावल, आटे के दाम बढ़ गए, कई बार करेक्ट भी हो जाते हैं, चावल हुआ महंगा हुआ फिर ठीक हो गया, लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं या पैकेज प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेड हैं, बिस्किट हैं, इनके दाम में अगर एक बार इजाफा हो गया, बहुत कम, मेरे को तो याद नहीं है कि हमने कभी देखा हो कि वो दाम कभी करेक्ट हुए हों। हाँ, उसका वजन कम कर देंगे, क्वांटिटी कम कर देंगे, लेकिन दाम कम नहीं होता है, बहुत कम ये होता है। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू, एक बड़े क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग, अदिति मैम, खड़े हैं। तो अब ऐसी स्थिति होगी तो फिर आगे वे आउट आपकी नजर में क्या है गवर्नमेंट के लिए? देखिए, एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अब सिर्फ 3 महीने दूर हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन का जो 5 साल का ट्रांजिशन पीरियड था वो खत्म होने वाला है। वो जून 30 को खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस सिचुएशन में बहुत वाइड स्प्रेड वैट कट्स हमारे सामने आएंगे, क्योंकि अब लग तो नहीं रहा कि जीएसटी कॉम्पनसेशन का पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत फोर्थकमिंग होंगी वैट को काटने। जिस हद तक एक्साइज ड्यूटी की बात है, हमारे कैलकुलेशंस और जो हमने डेटा फरवरी तक का देखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमने एनालाइज किया है,
हमें ये लग रहा है कि जो FY22 के रिवाइज्ड एस्टिमेट थे टैक्स कलेक्शंस के, वो काफी हद तक ओवरशॉट हुए हैं। तो शायद एक क्वेश्चन है कि एक्साइज ड्यूटी जो प्री पैंडेमिक लेवल्स तक लेकर वापस रिवर्स करी जा सकती है। हमारा एस्टिमेट है कि उसका कॉस्ट 92,000 करोड़ होगा। इट्स नॉट स्मॉल, लेकिन हमें लगता है कि जो अभी टैक्स रेवेन्यूज, जो डायरेक्ट टैक्सेस में हमने बहुत ही एक रोबस्टनेस देखी है FY22 में, तो ये शायद अब्सॉर्ब हो सकता है। गवर्नमेंट के लिए दोनों चीजें सामने होती हैं। एक तो एक्सपेंडिचर को बढ़ाना, जैसे हमने देखा कि अभी उन्होंने फ्री फूड प्रोग्राम को एक्सटेंड किया है, तो ये एक एक्सपेंडिचर है। और अगर टैक्सेस को काटा जाए तो वहां पे एक रेवेन्यू लॉस होता है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट में तो दोनों का सेम ही इम्पैक्ट होता है। तो चाहे आप एक्सपेंडिचर बढ़ाकर सपोर्ट करो, चाहे आप एक्साइज ड्यूटी कट करके सपोर्ट करो, मेरे हिसाब से अभी की सिचुएशन में दोनों ही ऑप्शंस टेबल पे होने चाहिए। बिल्कुल ऑप्शंस हैं, लेकिन इन ऑप्शंस को इंप्लीमेंट कब करती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। और एक बात बिल्कुल सही है कि हम महंगाई को लेकर सरकार को कटघरे में तो खड़ा करेंगे ही, लेकिन सरकार भी सोच रही होगी, क्योंकि सिर्फ कमाई का ही जरिया इस वक्त सरकार अपने सोच रही हो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस भी होते हैं। महंगाई बढ़ेगी, परचेजिंग पावर कम होगा, तो उसके इकोनॉमी पर जो असर पड़ते हैं वो साइकिल पूरी घूमती है। तो लिहाजा सरकार भी इस पर कुछ ना कुछ मंथन कर रही होगी, आई एम श्योर। और वो मंथन क्या है, छन के क्या आता है, हमें आने वाले दिनों में देखना होगा सरकार की ओर से क्या उपाय होते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अदिति मैम, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। कुमार राजगोपालन सर, थैंक यू सो मच सर। SP सिंह सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। आपकी खबर आपका फायदा में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।